हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री शॉर्ट नोट सीरीज, जहां पर हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के आए हैं। ठीक है, जो कि है मेरा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जल्दी जल्दी से तेज तेज से करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, हर फॉर्मूला, हर चीज कवर करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डायथर्मिक क्या होता है मेरा यहाँ पर, कि जो कि अलाउ कर रहा है पैसेज ऑफ हीट को। डायथर्मिक में वो चीज को बोलूंगा जो कि अलाउ पैसेज ऑफ हीट। एडियाबेटिक वो होता है जो कि मेरा हीट को पास ना करने दे। ठीक है, डोंट अलाउ पैसेज ऑफ हीट। ठीक है, अब मेरे यहाँ सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। मेरा एक ओपन सिस्टम होता है, मेरा क्लोज सिस्टम होता है, मेरा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम में मेरा डेल्टा एम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मास और एनर्जी मेरा चेंज होते रहता है। क्लोज सिस्टम में मेरा मास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, पर मेरा एनर्जी चेंज हो रहा है। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम में मेरा मास और एनर्जी दोनों चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, डन। अब बात आता है मेरा ओपन सिस्टम का एग्जांपल होता है मेरा ह्यूमन बॉडी और अर्थ होता है। आइसोलेटेड को होता है मेरा थर्मोफ्लास्क। डन। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं प्रॉपर्टीज पे। मेरे दो तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होते हैं मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मेरा आता है क्या क्या। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें एडिटिव प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होते हैं जिसमें एडिटिव प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दे आर दोस प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द मैटर या मास ऑफ द मैटर पे वो डिपेंड करता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वहीं की पर ही इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मास वगैरह में डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, किसी भी मैटर के उसकी प्रॉपर्टीज पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट नहीं होती है मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि ऐड नहीं की जा सकती, और एक्सटेंसिव को अपन ऐड कर सकते हैं। डन। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, म्यू, और मेरा हो जाएगा सीएम। तो एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स बाय एन, ये एक आता है मेरा रिलेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आता है मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, मोल्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मेरा एच से। ठीक है, एच, एस मेरा एंट्रोपी होगा, मेरा ये डब्ल्यू मेरा वर्क डन हो गया, ये मेरा इंटरनल एनर्जी हो गया। ठीक है, ये मेरा एच मेरा एंथैल्पी होता है, सीबी और सीबी उनका आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होता है जो कि मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। ठीक है, जो भी मैं पाथ फॉलो करूँ वो उसके इंडिपेंडेंट होता है, उसको मैं बोलूंगा स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन वो होता है जो मेरा पाथ पे डिपेंडेंट होता है, कि मैं कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो इसका मेरा निमोनिक है थग्स। ठीक है, THUGS। टी से टेम्परेचर, एच से एंथैल्पी, यू से एनर्जी, जी से मेरा फ्री एनर्जी, एस से मेरा एंट्रोपी, और इसका हो जाएगा मेरा WQ, वर्क और मेरा हीट। ठीक, नेक्स्ट आता है मेरा प्रोसेस क्या क्या होता है। मेरा एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जिसमें मेरा डेल्टा क्यू यानी हीट जो है मेरा टोटली जीरो हो जाता है। आइसोथर्मल में मेरा डेल्टा टी और डेल्टा ई इंथैल्पी और डेल्टा टी और डेल्टा ई जो है मेरा दोनों जीरो होते हैं। आइसोबैरिक में मेरा डेल्टा पी जीरो हो जाता है, यानी कि प्रेशर में जीरो हो जाता है। आइसोकोरिक में मेरा डेल्टा वी जीरो होगा। साइक्लिक में मेरा डेल्टा ई या डेल्टा यू मेरा जीरो होगा, और साथ में मेरा डेल्टा एच भी जीरो हो सकता है। अगला प्रोसेस आता है मेरा रिवर्सिबल, और उसके बाद में आता है मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमेशा याद रखना है आपको एक चीज, कि जो मेरा इरिवर्सिबल है उसका मेरा वर्क डन हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल वन। डन। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं अपन वर्क में आते हैं। तो वर्क डन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव इम्प्लाइज, क्या ये बता रहा है मेरा, कंप्रेशन बता रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम ये नेगेटिव होता है, जो कि एक्सपेंशन को शो कर रहा है। मेरा वर्क डन दो तरीके का होगा, एक होगा मेरा रिवर्सिबल, एक होगा मेरा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में मेरा ये फॉर्मूला लगेगा, माइनस पी एक्सटर्नल ब्रैकेट में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फॉर वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस 2.303 nRT log V final अपॉन V initial, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। V मैक्स मेरा वर्क डन मैक्स होगा मेरा किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए मेरा ये मैक्सिमम होगा। वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन, किसी फ्री एक्सपेंशन में मेरा वर्क डन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि मेरा डेल्टा पी जो होगा वो मेरा जीरो हो जाएगा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, ये आपको पता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज को पढ़ा हुआ है फिजिक्स के। तो सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा होता है, गामा की वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक 1.6 इंटू 1.6 हो जाती है। फॉर डायटोमिक मेरा 1.40 हो जाता है, और मेरा ट्राइटोमिक के लिए 1.33 होता है। डन। अब आता है मेरा ये इक्वेशन। ठीक है, डेल्टा यू जो होता है मेरा इंटरनल एनर्जी प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू मेरा होता है हीट और डब्ल्यू होता है मेरा क्या, वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। ठीक, या मैं डेल्टा यू को डेल्टा ई भी बोलता हूँ, इससे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइसोथर्मल के लिए, ठीक है, यहाँ पर मेरा टी मेरा जो होता था जीरो होता था। ठीक है, तो यानी कि यू मेरा हो जाएगा यहाँ पर जीरो, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाता है, मेरा हीट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। फॉर एडियाबेटिक मेरा यहाँ पर क्यू मेरा जीरो रहता है, तो यू इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू वर्क डन बाय एनी एडियाबेटिक प्रोसेस। गैसियस सिस्टम के लिए
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस द पी डब्ल्यू पी डेल्टा वी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो मेरा गैसेस सिस्टम में अगेंस्ट में हो रहा होगा, ठीक है, इसलिए माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस मेरा क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल ब्रैकेट में वी एफ माइनस वी आई, ये मेरा पीवाईक्यू में भी मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी का ही इस वे में इसको बताया गया है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू यानी कि 0.303 एनआरटी लॉग वी एफ अपॉन वी आई, ठीक। कांस्टेंट वॉल्यूम में मेरा डेल्टा वी मेरा डेल्टा वी जो होगा मेरा जीरो होगा, यानी कि यू इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेरा ये इंटरनल एनर्जी बता देगा। डन, क्योंकि ये वाला मेरा जीरो हो जाएगा ना, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा यू वाले, जब मेरा डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं एंथैल्पी पे। एंथैल्पी क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यू इज व्हाट माय इंटरनल एनर्जी, पी इज प्रेशर, डेल्टा वी इज माय वॉल्यूम, डेल्टा एच इज माय एंथैल्पी। फॉर एनी कांस्टेंट प्रेशर क्यू क्यूपी, ठीक है। फॉर एनी कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स गिवन एज क्यूबी, ठीक है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, ये भी एक तरीके का इक्वेशन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। डेल्टा एन जी क्या होता है मेरा? एन मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट केस अगर मेरा डेल्टा एन जी मेरा जीरो होता है तो मेरा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। अगर मेरा डेल्टा एन जी मेरा मोर देन जीरो, वो जीरो जीरो से ज्यादा होता है यानी कि वो नेगेटिव फॉर्म में है, तो मेरा डेल्टा एच जो होगा मेरा कम हो जाएगा डेल्टा यू से। अगर मेरा डेल्टा एन जी मेरा ज्यादा है जीरो से तो डेल्टा एच विल बी मोर देन डेल्टा यू। Done. For any endothermic process, delta H is equals to positive. For any exothermic process, delta H is equals to negative. Done. Types of enthalpy आगे हो जाता है। enthalpy of fusion, ठीक है, मेरा सॉलिड से जो मेरा सॉलिड आइस है वो मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू होती है 6 इंटू किलो जूल मोल माइनस वन। ये आपके एनसीडी बेसिक डाटा है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। हीट ऑफ वेपराइजेशन आपका कितना होता है? 40.79 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू वेपराइजेशन प्लस हीट ऑफ फ्यूजन, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। heat of sublimation is equals to heat of vaporization, delta H of vaporization plus delta H of fusion। ऑर्डर ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? आयनिक लिक्विड का सबसे ज्यादा वेपराइजेशन होता है एज कम्पेयर टू पोलर लिक्विड, एज कम्पेयर टू नॉन पोलर लिक्विड। ये बात आपको समझ आ गई। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? रेफरेंस में क्या मैं लूंगा? 25 डिग्री पे लूंगा और 1 बार प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, एक मोल से बनना चाहिए। अब डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन किसका जीरो होगा? आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन में आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं लिस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, इससे आपको याद हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर मेरा गैसियस स्टेट में है तो उसका जीरो होगा। सी मेरा अगर ग्रेफाइट स्टेट में है तो उसका जीरो होगा। ब्रोमीन Br2 मेरा लिक्विड स्टेट में है तो उसका जीरो होगा। एस मेरा रोमिक स्टेट में है तो मेरा जीरो होगा। N2 मेरा गैस में होगा तो जीरो होगा। I2 मेरे गैस में होगा, सॉरी सॉलिड में होगा तो जीरो होगा। F2 मेरे गैस में होगा तो भी वो जीरो होगा, ठीक। अब इसमें आते हैं, मेरा कुछ एक्सेप्शन है कि डेल्टा एच जो है इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ आर इन केस ऑफ CaCO3, ठीक है। CaCO3 के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि CaCO3 में जो डेल्टा आर है, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेरा माइनस 178.3 किलो जूल पर मोल है। ओके, ये मेरा हो गया एक्सेप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं अपन हेस लॉ पे। हेस लॉ क्या बताता है कि अगर कोई भी हो रहा है, ए से मेरा बी बन रहा है, बी से मेरा सी बन रहा है, सी से मेरा डी बन रहा है, सब बन रहा है, तो अगर मेरे को पूरा ओवरऑल डेल्टा पूछा है, ठीक है, तो मैं H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 मैं करूंगा। देन बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी। अब इसमें आपको चीज याद रखनी है, अगर मेरे से बॉन्ड इंथैल्पी पूछता है तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, हमेशा याद रखना, ठीक। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो इन प्लेस ऑफ बॉन्ड एनर्जी हम हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी अपन यूज कर सकते हैं फॉर एटॉमिक स्पीशीज पे, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन मेरा ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा और डेल्टा एच सी मेरा हमेशा नेगेटिव होगा, ये भी आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट आते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? सी इज इक्वल टू डेल्टा एच सी अपॉन मास व्हेन अ ग्राम इज हीटेड कंप्लीटली, ठीक। कैलोरीफिक वैल्यू ये हो गई आपकी। हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है कि एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम इन गैसियस फेज। कोई भी एंथैल्पी मेरे को क्या चाहिए रहेगी ताकि मैं एक मोल ऑफ बॉन्ड को कंप्लीटली तोड़ पाऊं, ठीक है, एटम इन गैसियस फेज को, फिर उसको बोलते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब इसमें यहाँ पर देखो, डेल्टा आर ऑफ एच जो रिएक्शन का डेल्टा एच वो रहेगा मेरा बीई ऑफ रिएक्टेंट माइनस बी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। अब पर अगर वही चीज मेरे को फॉर्मेशन के हिसाब से पता करना है तो मेरा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा,
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, जब आपको बॉन्ड एनर्जी दिया रहेगा तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, बाकी सारे केसेस में आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे। ठीक। नेक्स्ट आते हैं अपन इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, डेल्टा एच सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ द लैटिस प्लस डेल्टा एच ऑफ द हाइड्रेशन। लैटिस में कितना एंथैल्पी और हाइड्रेशन में मेरा कितना एंथैल्पी, दोनों को प्लस करके मेरा एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन आपका आएगा। तो पॉजिटिव बिकॉज डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक, ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन हमेशा जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, किसी मेरे को पावर दे के ही मुझे उसको डिसोशिएट करना पड़ेगा, यानी कि हीट देके डिसोशिएट करना पड़ेगा, यानी कि वो पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जितना ज्यादा मेरा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा उतना मेरे टेम्परेचर के साथ में सॉल्युबिलिटी मेरा बढ़ेगा। ठीक है, विद इंक्रीज सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है मेरा हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाता है, मोस्टली एक्सोथर्मिक होता है ये, समटाइम्स ये एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा एच एनहाइड्रस माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। ये नॉर्मल चीजें आपके सवाल में नहीं आएंगी, पर मैं आपको बेसिकली बता दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, कभी एक आधा बार अभी सवाल आ गया तो। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, -57.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखना है। पर किसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर रिएक्शन होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का होता है तो ये लेस देन -57.1 किलो जूल होता है। ये बात आपको याद होगी, डायरेक्टली वैल्यू आपसे पूछेगा। बॉन हेवर साइकिल में आते हैं। Na सॉलिड है, सब्लिमेशन हो गया, वो Na गैस बन गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी लेके मैं Na प्लस बना दिया। Br है मेरा, ठीक है, इसमें डिसोसिएशन हुआ, यहाँ पर ये Br गैस बना दिया, इसमें Eg लगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, माइनस Br माइनस बन गया, ये यहाँ से लैटिस बना, NaBr बना, और यहाँ से हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब बॉन हेवर साइकिल का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पूछता है सवाल में, तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस आई प्लस डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन, इसको डिवाइड बाय 2 करना, क्योंकि यहाँ पर ब्रोम आपका ये जो है Br2 है, ठीक है, 1/2 लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो डिवाइड बाय 2 करना, प्लस डेल्टा Eg, ठीक है, प्लस यू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, आपको बेसिक से कोई इस फॉर्मूले को याद रखना है, पीवाई क्यूज में भर भर के सवाल आया होगा, सब सवाल बनाइएगा, आपको फॉर्मूला रटना है। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी किसी भी चीज का रैंडमनेस के बारे में वो बताता है। तो ये होता है कि डेल्टा इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे में रिप्रेजेंट करूंगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है मेरा एंट्रोपी। ठीक है, तो रैंडमनेस सबसे ज्यादा किसमें को देखने को मिलेगा, गैस में देखने को मिलेगा, देन कंपेयर टू लिक्विड, देन कंपेयर टू सॉलिड। जितना ज्यादा मेरा मास बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरा एंट्रोपी बढ़ेगा, हायर द मास हायर द एंट्रोपी। ठीक है, सबसे ज्यादा I2 का होगा, फिर Br2 से कम, Cl2 से कम, SF सबसे कम। जितना नंबर ऑफ मेरे एटम्स होंगे, जितना नंबर ऑफ मेरे बॉन्ड होंगे, उतना ज्यादा मेरा एंथैल्पी होगा, एंट्रोपी होगा, सॉरी। तो मोर एटम मोर बॉन्ड ग्रेटर एंट्रोपी। ठीक है, तो इथेन का सबसे ज्यादा होगा, फिर इथेनीन का, फिर एसिटाइलिन का सबसे कम। टेम्परेचर कम करोगे मेरा एंट्रोपी बढ़ेगा, यानी कि ये मेरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे, यानी कि जो मेरा एंट्रोपी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे टेम्परेचर पे। ये बात आपको समझ आ गई। वेपराइजेशन और फ्यूजन से मेरा एंट्रोपी बढ़ेगी, क्रिस्टलाइजेशन से मेरी एंट्रोपी घटेगी। ठीक। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर से मेरा एंट्रोपी बढ़ेगा। ये आपका बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर से क्या एंट्रोपी कम होता है कि एंट्रोपी बढ़ता है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर से मेरा एंट्रोपी बढ़ता है। वेपराइजेशन और फ्यूजन से मेरा एंट्रोपी बढ़ता है, क्रिस्टलाइजेशन से मेरा एंट्रोपी घटता है। ठीक है, अब एंट्रोपी की फॉर्मूला पे हम आते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ये। ठीक है, अब डेल्टा एस टी, ठीक है, तो रिवर्सिबल के लिए हमेशा जीरो होता है, फॉर इरिवर्सिबल केसेस क्यू इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू अपॉन टी टू। ठीक है, इस फॉर्म में आता है, यानी कि ये इस तरीके से ही बता रहा है, एक तरीके से इस तरीके से वो बता रहा है। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई। और डेल्टा इज मोर देन जीरो होता है फॉर इरिवर्सिबल केसेस। ये एक और फॉर्मूला आता है इसका, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पर ये टेम्परेचर है और ये मेरा इंथैल्पी होगा। अब आता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स का इक्वेशन आता है डेल्टा जी, ये मेरा गिब्स फ्री एनर्जी होता है, डेल्टा एच हो गया माइनस टी डेल्टा एस, बहुत ही क्लासिक इक्वेशन है, गिब्स हेल्मोंट इक्वेशन है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी भी होता है, यानी कि ये वर्क डन के भी मेरा इक्वल होता है। ये भी मेरा एक तरीके का इक्वेशन है। तो डेल्टा जी शुड बी लेस देन, हमेशा ये नेगेटिव होना चाहिए फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो अपने आप होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस इसको हम करवाया जाता है। इक्विलिब्रियम डेल्टा जी यहाँ पर जीरो होता है। ठीक है, तो नेगेटिव डेल्टा जी मेरा नेगेटिव होगा, तो यानी कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी मेरा जीरो हो गया, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई। अब कुछ कुछ वैल्यूज इसी इक्वेशन के हिसाब से मेरे ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है, डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी मेरा नेगेटिव हो जाएगा एट ऑल टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर पे अगर ये चीज हो रही है तो ये चीज हो जाएगा। अगर मैं डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है, डेल्टा एस मेरा नेगेटिव है और डेल्टा जी मेरा नेगेटिव है, तो ये सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है मेरा नेगेटिव होना। डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है, डेल्टा एस मेरा नेगेटिव है,
ठीक है, तो अगर हाई टेम्परेचर है तो मेरा ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव है, डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तभी होगा जब ये लो टेम्परेचर पे मेरा टेम्परेचर रहेगा। डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव है, डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है, डेल्टा जी मेरा तभी पॉजिटिव होगा जब मेरा टेम्परेचर हाई होगा। प्लस डेल्टा डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव है, डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है, ये तभी पॉजिटिव होगा जब मेरा सारे टेम्परेचर पे मेरा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे आप मैक्सिमम सवाल आप बना लोगे। नेक्स्ट पे अपन आते हैं गिव्स फ्री एनर्जी फॉर किसी भी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ये होता है मेरा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट आते हैं किसी भी फ्यूल सेल का एफिशिएंसी हम कैसे पता करते हैं, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर मेरा डेल्टा जी मेरा नेगेटिव है तो उसको एक्स एर्गोनिक बोलते हैं उस सेल को, और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो उसको एंडो एर्गोनिक सेल बोलेंगे, ठीक है। और डेल्टा एस मेरा ऑलवेज नॉन जीरो होगा, ठीक है, फॉर एफिशिएंसी ऑफ सेल के लिए यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला आता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू, ठीक है। डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड डेल्टा जी की बात कर रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम मेरा क्यू इक्वल हो जाएगा मेरे के और मेरा डेल्टा जी मेरा हो जाएगा जीरो। तो इसके बाद में ये इक्वेशन निकल के आ जाता है, तो डेल्टा जी फॉर स्टैंडर्ड वाले के लिए रहता है कि इज इक्वल टू माइनस आर टी इन के, यानी कि इसको अगर मैं लॉग तोड़ के बना दूं तो माइनस 0.0 माइनस 2.303 आर टी लॉग के, ठीक है। क्यू इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या के इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। तो डेल्टा जी अगर जीरो है तो लॉग के मेरा जीरो, यानी कि के इज इक्वल टू वन, यानी कि इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, लॉग के मेरा पॉजिटिव है, तो के इज मोर देन वन, यानी कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर मेनली प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है। इक्विलिब्रियम में जो भी मिक्सचर रहेगा वो मेनली प्रोडक्ट है। अगर डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव है, यानी कि लॉग के मेरा नेगेटिव में आ गया और लॉग के मेरा लेस देन वन है, तो इक्विलिब्रियम जो मिक्सचर है वो मेनली इसमें रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे, इक्विलिब्रियम जो भी मिक्सचर होगा उसमें रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे। समझ आ गई बात। नेक्स्ट आते हैं, एक आता है आपका ये अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट, ठीक है। एफ का वैल्यू होता है फेराडेस कांस्टेंट बोलते हैं, एन 96500 कूलम। एक आता है मेरा थर्ड लॉ आता है। अब कुछ कुछ लॉज के बारे में अपन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, ये कौन दिया था, वॉल्टर वॉल्टर नरमैट, ठीक है। थर्ड लॉ मेरा दिया था, ये क्या बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस जीरो एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर रीच जीरो। जब भी मेरा कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी मेरा जीरो पे चल देता है जब मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेरा जीरो पे हो जाता है, ठीक है। बट फॉर एक्सेप्शन, डायरेक्टली आपको एक्सेप्शन पे सवाल पूछता है, बट फॉर सीओ और एनओ के लिए इन सॉलिड से डेल्टा एस मेरा कभी जीरो नहीं होगा, इवन एट 0 डिग्री केल्विन, ठीक, ड्यू टू डायपोल मूवमेंट कॉल्ड रेसिडुअल एंट्रोपी इसको बोलते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। फर्स्ट लॉ कौन दिया था, हेलमोंजी और मेयर दिया था, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ मेरा कौन दिया था, केल्विन दिया था यहाँ पर, जो कि मेरे एंट्रोपी के बारे में बताया था, डेल्टा एस टी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ द सिस्टम माइनस प्लस डेल्टा ऑफ द सराउंडिंग हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। कुछ पीवाईक्यूज में आए हुए सवाल है जो आपको डायरेक्टली पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, अगर मेरा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा इन पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच वी हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन आर टी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पीवाईक्यूज में डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, आपको बस इसको ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को डायरेक्टली। अगर पीवाईक्यू में जो आया हुआ सवाल, अब वो अगर नेक्स्ट कभी और रिपीट होगा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछेगा तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, टिक कर दोगे, ठीक। अगर कोई परफेक्ट गैस है व्हेन प्रेशर चेंज आइसोथर्मली फ्रॉम पीएफ टू पीएफ, पीआई टू पीएफ अगर करता है तो इसमें डेल्टा एस जो एंट्रोपी आएगा एन आर इन लॉग पीआई अपॉन पीएफ, ठीक है, या फिर ये टी टू अपॉन टी वन हो जाएगा मेरा, ठीक। कुछ छोटी पर मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि सीपी माइनस सीवी टू एनआर होता है, आपने पढ़ा हुआ था मैंने इसमें। अगर देखो सी एच फोर वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें डेल्टा एच जो होता है, ठीक है। अब ये अगर मेरे से पूछता है कि सी एच थ्री अगर सी बॉन्ड ऑफ एच, ठीक है, सी बॉन्ड एच अगर मेरे को ये पूछता है इस बारे में, तो मैं डेल्टा एच अपॉन फोर करूंगा, जो भी मेरे को टोटल इंथैल्पी दिया होगा उसको पॉइंट फोर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर चार डेल्टा, क्योंकि वहाँ पर चार सी एच के बॉन्ड के बारे में बात किया गया है, ठीक है, ओवरऑल। अगर मेरे को एक के बारे में पूछा तो मैं उसको अपॉन फोर करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल बनाया जाएगा। अब एक और चीज, आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पे, ठीक है, डिफाइंड एट एब्सोल्यूट जीरो एट एनी एनी अदर टेम्परेचर हीट कैपेसिटी कंसिडर्ड, ठीक है। तो अगर किसी भी एब्सोल्यूट जीरो या किसी भी टेम्परेचर पे मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करूंगा तो हीट कैपेसिटी मुझे कंसीडर में करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू आई प्लस फाइव फाइव बाई टू आर टी हो जाएगा, और डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हो जाएगा मेरा माइनस ई ए माइनस फाइव बाई टू आर टी हो जाएगा, ठीक। ये बात आपको समझ आ गई। डेल्टा एच फॉर सारे एलिमेंटल स्टेट के लिए मेरा हमेशा जीरो होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर एनी एलिमेंटल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस वो मेरा जीरो होता है।
हमेशा याद रखना, आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड इंथैल्पी और अगर हीट ऑफ एटमाइजेशन पूछा है तो आप हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, बाकी हर जगह आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। अगर मेरा बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ हीट ऑफ एटमाइजेशन पूछा गया है, हमेशा याद रखो, बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट पूछा गया है, हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, बाकी सारी चीजों पे आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे। ठीक है। ये नॉन जीरो होता है सारे के लिए। ठीक है। और डेल्टा एस और डेल्टा जी भी इसका नॉन जीरो होता है इस केस में। ओके। डन। तो यही था अपना। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थैंक यू। अगर आप इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं तो आप इस बारे में कमेंट कीजिए, इस पे आप रिव्यू दीजिए, आप बताइए कि मैं इस पे और क्या क्या चेंजेस ला सकता हूँ, इस पे और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है तो आप इस चीज़ के बारे में भी बताइए मुझे। तो हमने 2 चैप्टर निपटा लिया, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने निपटा लिया, हमने थर्मोडायनेमिक्स निपटा लिया। अगला हम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे, उसके बाद हम आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद में हम केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, और इसके साथ में हमारा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, फॉर्मूला बुक आप अच्छे से बनाइए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। थैंक यू। टाटा बाय बाय, जय हिंद।